नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ आप सभी के सामने आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम मेंसुरेशन में 2D स्टार्ट किया था, वो तो डेली चलता ही रहेगा एडवांस मैथ का, लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं अर्थमेटिक का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है दोस्तों, इसका जो वेटेज है वो हर एग्जाम में, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, या फिर आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का, सीजीएल का, सीपीओ का, एमटीएस का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अभी जैसे ही यूपी कांस्टेबल की भर्ती आएगी, वैकेंसी निकलेगी, तो उसमें भी इसका वेटेज है 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अच्छे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी सबसे पहले हमें टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी कि इसमें कौन कौन से टर्म का यूज होता है। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी सरकारी एग्जाम हो, हर एग्जाम को टारगेट करते हुए हम इस वीडियो को लेकर आएंगे। ठीक है, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट भी हो। ठीक है, देखिए पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों 4 टर्म का यूज करते हैं हम। एक तो क्रय मूल्य का, और एक विक्रय मूल्य का, और एक लाभ का, और एक हानि का। केवल ये 4 टर्म का यूज होता है। ठीक है, देखिए सबसे ये हुआ सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और एक होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये होता है क्रय मूल्य, और ये होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रॉफिट होगा और जो लाभ होगा हमारा, प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, वो जो होगा वो इसी के बीच की कड़ी है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जो बीच की कहानी होगी दोस्तों, वही हमारा ये तो प्रॉफिट बनता है या फिर वही हमारा लॉस बनता है। ठीक है ना, तो एक तो होता है प्रॉफिट। अगर मैं क्रय मूल्य में प्रॉफिट को ऐड कर दूं, किसको? प्रॉफिट को, तो क्या बनेगा दोस्तों? विक्रय मूल्य बनेगा। और अगर मैं प्रॉफिट को और लॉस को माइनस कर दूं, क्रय मूल्य में से अगर मैं लॉस को माइनस करता हूं, तो क्या बनता है? विक्रय मूल्य बनेगा यानी कि एसपी बनेगा। ठीक है, ये केवल 4 टर्म का यूज करते हैं हम प्रॉफिट लॉस में। तो सबसे पहले हम एक एक टर्म को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, समझिए। तो सबसे पहले जो टर्म का यूज होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं हम सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता क्या है वो समझने का प्रयास करें। क्रय मूल्य यानी कि जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? क्रय मूल्य। या फिर मैं कहूं कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए किया गया टोटल इन्वेस्टमेंट ही क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। यानी कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए किया गया टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल
किसी वस्तु के को खरीदने के लिए किया गया टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रय मूल्य कहलाता है। मान के चलिए कि हम कोई एसी लेकर आए, ठीक है ना, एसी लेकर आए। मान के चलिए हमने कोई एसी खरीद ली, कितने की? 40,000 रुपए की। कितने की खरीद ली दोस्तों? 40,000 रुपए की। और उस एसी को अगर हम घर लेके जाएंगे तो किसी न किसी रिक्शा वगैरह में लेके जाएंगे, सर पर तो लेके नहीं जाएंगे ना, ठीक है ना। तो घर पर पहुंचाने के लिए 1,000 रुपए का रिक्शा का भाड़ा दिया। 1,000 रुपए का किसका भाड़ा दिया? रिक्शा का भाड़ा दिया, ठीक है ना। और जो मैकेनिक उसको घर में एसी लगाएगा उसने ले लिए कितने रुपए? 2,000 रुपए। उसने कितने ले लिए दोस्तों? 2,000 रुपए। तो उस एसी की हवा खाने में हमने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों? 40 और 2 42 और 1 43, यानी कि उस एसी की हवा खाने के लिए हमने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों वो 43,000 रुपए का किया। यानी कि एसी केवल 40,000 की थी, लेकिन घर में जाने के लिए 1,000 रुपए भाड़ा और 2,000 रुपए मैकेनिक को दिया। यानी कि टोटल जो 43,000 का हमने खर्चा किया उस एसी की हवा खाने के लिए। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ दोस्तों यही बनेगा हमारा क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों वो क्या होती है? विक्रय मूल्य। यानी कि जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है ना। देखिए यानी कि एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी वस्तु हम जिस भी कीमत पर बेचते हैं उसको क्या बोलेंगे? हम विक्रय मूल्य बोलेंगे, ठीक है। तो किसी वस्तु को खरीदने में और फिर वापस उसको बेचने में हमें दो ही चीज हो सकती है, या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। यानी कि 3 केस बनेंगे दोस्तों। यदि हम किसी वस्तु को खरीद कर बेचते हैं या तो प्रॉफिट हो सकता है बेचने में, या फिर हमें लॉस हो सकता है, या फिर ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। तो ये 3 केस बनते हैं। तो पहला केस क्या बनेगा? पहला केस आपका ये बनेगा कि केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट बनेगा कि यदि एसपी बड़ा है, यदि एसपी बड़ा है किससे? सीपी से। यदि एसपी बड़ा है किससे? सीपी से। यानी कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर उसके क्रय मूल्य से ज्यादा है तो हमेशा दोस्तों प्रॉफिट होगा। मान के चलिए कि हम कोई वस्तु 40 रुपए की खरीद के लाए और उस वस्तु को 60 रुपए में बेच दी गई, तो दोस्तों प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि 60 रुपए ज्यादा है 40 रुपए से। यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो उस क्रय मूल्य से 20 रुपए ज्यादा होगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट ये बनेगा कि अगर हमारा किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो इस बात का मतलब यह हुआ कि हमें उस वस्तु को बेचने में प्रॉफिट होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट होगा। तो हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट होगा यानी कि जो लाभ होगा वो लाभ कितना होगा? वो लाभ होगा एसपी माइनस सीपी के बराबर। किसके? एसपी माइनस सीपी के बराबर, एसपी माइनस सीपी। यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य को घटाओगे तो हमें तभी पता लगेगा कि लाभ हुआ कितना, ठीक है। 40 रुपए की चीज अगर आप 60 रुपए में बेचते हो तो प्रॉफिट का पता तभी लगेगा कि जब 60 में से आप 40 को घटाओगे, 60 माइनस 40 यानी कि 20, ठीक है ना। तो दूसरा जो केस बनता है मेरे भाई, दूसरा केस बनेगा ये कि अगर केस सेकंड बनेगा कि अगर सीपी बड़ा हो एसपी से, सीपी बड़ा हो कितना?
एसपी से। ठीक है, ये दूसरा केस बनता है हमारा कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाए, अगर ये वाला केस आया तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमेशा हमें वस्तु को बेचते वक्त लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। ठीक है, 40 रुपए का अगर कोई सामान हम लेकर आए और उस सामान को अगर हम 25 रुपए में बेच दे तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें लॉस हुआ 15 रुपए का। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सीपी बड़ा है उस वस्तु का, एसपी क्या हुआ, छोटा, यानी कि 25 रुपए क्या हुआ, 40 रुपए से कम हुआ। क्लियर हुई बात यहां पे दोस्तों? तो अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य छोटा हो जाए, यानी कि विक्रय मूल्य छोटा हो जाए और सीपी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है ना, या फिर इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि अगर एसपी क्या हो दोस्तों, एसपी हमारा छोटा है किससे, सीपी से, तो इस बात का मतलब यह हुआ कि हमारा क्रय मूल्य एसपी से बड़ा होगा। और जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तो दोस्तों हमेशा क्या होता है, हमेशा हमें नुकसान होता है, हानि होती है, यानी कि लॉस होता है। और लॉस का हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों, लॉस का हमें पता कैसे चलेगा, अगर 40 रुपए के सामान को आप 25 रुपए में बेचते हो तो 40 रुपए क्रय मूल्य था और 25 रुपए विक्रय मूल्य था, तो 40 में से 25 घटाओगे, इसका मतलब क्रय मूल्य में से आपने क्या घटा दिया, विक्रय मूल्य घटा दिया। तो यानी कि सीपी में से अगर आप एसपी घटाते हो तभी हमें यह बात पता चलेगा कि लॉस कितना हुआ, यानी कि लॉस सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। ठीक है ना, लॉस किसके बराबर होता है, सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। ठीक है, ये कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं है, ये आपके दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली चीजें हैं जिसको आप पहले से ही भली भांति जानते हो। ठीक है ना दोस्तों, और हमें उसी चीज का फायदा उठाना है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, देखिए तीसरा जो केस बनेगा, तीसरा केस बनेगा कि अगर एसपी, केस थर्ड, अगर हमारा जो एसपी होगा वो किसके बराबर होगा, सीपी के, यानी कि अगर एसपी बराबर हो जाए किसके दोस्तों, सीपी के बराबर हो जाए, यानी कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य और उस वस्तु का क्रय मूल्य अगर दोनों एक दूसरे के समान होते हैं तो ये वाली कंडीशन होती है नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब ना तो आदमी को प्रॉफिट होगा और ना ही आदमी को लॉस होगा। 40 रुपए की कोई सामान अगर हम 40 रुपए में ही बेचते हैं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि न तो आदमी को प्रॉफिट हुआ और न ही आदमी को लॉस हुआ। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो लॉस, ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, तो केवल और केवल प्रॉफिट और लॉस, ये तीन कंडीशन बनेगी दोस्तों प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट, तो हमने दोस्तों तीन चीज पढ़ी कि अगर हम क्रय मूल्य में प्रॉफिट को ऐड कर दे, किसको, प्रॉफिट को ऐड कर दे, प्रॉफिट को ऐड कर दे कि कोई चीज अगर हम 40 रुपए की खरीद कर लाए और उसको 20 रुपए के फायदे पर बेच दे तो दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य 60 रुपए बनेगा। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि क्रय मूल्य में अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो इस बात का मतलब यह हुआ कि वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है ना, 40 रुपए की कोई चीज 20 रुपए के अगर फायदे पर बेचते हो तो इसका मतलब वो 60 रुपए में बेचते हो आप। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ने से वो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। ठीक इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि अगर 40 रुपए की चीज को 15 रुपए के नुकसान पर बेचते हो, 15 रुपए के लॉस पर बेचते हो, तो इस बात का मतलब होगा कि आप उस वस्तु को 25 रुपए में बेचते हो। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर आप क्रय मूल्य में से लॉस को माइनस कर दोगे, किसको, लॉस को माइनस कर दोगे, तो इस बात का मतलब हुआ कि वो क्या बनेगा, एसपी बनेगा। यानी कि नेट जो मैं बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि अगर क्रय मूल्य में प्रॉफिट ऐड करोगे तो भी एसपी बनेगा और क्रय मूल्य में से लॉस को माइनस करोगे तो भी एसपी बनेगा। ठीक है ना, तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है, ये जो प्रॉफिट और लॉस है, लाभ और हानि है, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच की कहानी है। ठीक है दोस्तों, मैं ये बात समझाना चाहता हूं आपको। ठीक है ना, तो केवल और केवल पूरे ही चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस के ये चार टर्म का यूज करते हैं हम, प्रॉफिट, लॉस, सीपी और एसपी। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों
चाहे कोई छोटी सी दुकान हो या कोई छोटी सी कंपनी हो या कोई छोटी सी फैक्ट्री हो या कोई बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो या कंपनी हो, तो कोई भी कंपनी या कोई भी दुकान वाला अपना जो प्रॉफिट होता है या अपना जो लॉस होता है वो कभी भी रुपयों में नहीं बताता किसी को, वो हमेशा परसेंटेज में बताता है कि भाई मुझे इतने परसेंट का फायदा हुआ या इतने परसेंट का नुकसान हुआ। यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी या कोई भी छोटी से छोटी कंपनी या कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी दुकान वाला हमेशा प्रॉफिट को या अपने लॉस को हमेशा दोस्तों परसेंटेज में ही कैलकुलेट करेगा या परसेंटेज में ही दूसरे के सामने बताएगा। क्लियर हुई बात? यहां पे देखिए, तो एक छोटी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि नोट करके लिख लो चाहे इस बात को कि चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, ठीक है ना, चाहे प्रॉफिट हो या फिर चाहे आदमी को लॉस हो, ठीक है ना, हमेशा हमेशा चाहे आदमी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा, हमेशा सीपी पर ही, सीपी पर यानी कि क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करना है। हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करना है। जब तक दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर ये बात मेंशन ना कर दे कि प्रॉफिट हमारा विक्रय मूल्य पर है या लॉस हमारा एसपी पर है या विक्रय मूल्य पर है, तब तक हमें यह मानकर चलना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा हमें कैलकुलेट केवल और केवल सीपी पर करना है, कॉस्ट प्राइस पर करना है। ठीक है दोस्तों, अगर वो एग्जामिनर आपसे एसपी पर कैलकुलेट कराना चाहता है तो इस बात को मेंशन करेगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई एसपी पर कैलकुलेट करना है कि 20% का फायदा अनिरुद्ध को विक्रय मूल्य पर हुआ, इस तरीके से मेंशन करेगा कि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करो, इसका मतलब, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बात नहीं लिखता तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट करना है? सीपी पर कैलकुलेट करना है, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज की कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों प्रॉफिट को हमेशा किस पर कैलकुलेट करना है? सीपी पर, ठीक है ना। किस पर कैलकुलेट करोगे? सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य पर हमेशा क्या कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हुआ कितना, तो सीपी पर हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। लेकिन ये सीपी पर कितना प्रॉफिट हुआ? इतना प्रॉफिट हुआ। 100 पर कितना, तो ये परसेंटेज में जब भी निकालते हैं दोस्तों तो 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किसका जो फॉर्मूला बना? ये बना प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का, ठीक है ना। ये कोई आपको रटने वाली चीज नहीं लिखवा रहा मैं आपको कि आप इसको रटोगे, ये सब कुछ आप पहले से ही जानते हो, ठीक है ना दोस्तों, ये सब आप पहले से ही जानते हो। प्रॉफिट परसेंट केवल ये समझाने के लिए बात कही गई कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करना है। तो सीपी हमेशा बेस वैल्यू क्या है दोस्तों? सीपी होगी, हमेशा बेस वैल्यू आपको सीपी ही मान के चलना है। तो क्रय मूल्य पर कितना प्रॉफिट हुआ? इतना। 100 पर कितना, तो ये क्या बनेगा? प्रॉफिट परसेंट बनेगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूं तो सीपी पर ही कैलकुलेट करना है, उसको भी क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करना है। तो सीपी को हमेशा बेस वैल्यू मान के चलना है, ठीक है। तो सीपी पर लॉस कितना हुआ? इतना लॉस हुआ, और 100 पर कितना, इसी को बोलते हैं हम लॉस परसेंट, इसी को क्या बोलते हैं? लॉस परसेंट। तो ये हुआ दोस्तों लॉस परसेंट, ठीक है ना। तो ये आपको दो फॉर्मूले हैं जो बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखने, केवल और केवल आपने एक बार समझ लिया कि मैं कहना क्या चाहता हूं, बस इसको क्वेश्चन करते वक्त आप खुद समझ जाओगे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, तब तक कैलकुलेट करते हैं जब तक एसपी का कोई जिक्र क्वेश्चन में ना हो, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल दूं आपको कि कोई आदमी, जैसे कि
किसी भी शहर में छोटी छोटी दुकान होती है ना, तो वो अपना जो माल लेके आता है या माल खरीद कर आता है दुकान के लिए, तो वो किसी दूसरे बड़े शहर से लेकर आता है अपनी दुकान के लिए। ये तो नहीं कि उसी शहर में से खरीद कर उसी शहर में बेच दिया, ऐसा तो नहीं करता ना। मान के चलिए कोई कपड़े वाले की दुकान है, वो एक कमीज लेकर आया, वो एक शर्ट लेकर आया 750 रुपए की। कितने की? 750 रुपए की। और अपनी दुकान में लाकर उसने उस शर्ट को 930 रुपए की बेच दी। कितने की बेच दी दोस्तों? 930 रुपए की बेच दी। तो उसका जो विक्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ? 930 रुपए। 930 रुपए की एक शर्ट जो दुकान वाला खरीद के लाता है बड़े शहर से जाकर, वो कितने की लाया? 750 रुपए की। लेकिन अपने शहर में आकर उसी सेम शर्ट को वो 930 रुपए में बेचता है। तो दोस्तों ये बताओ, आप उस शर्ट पर वो आदमी फायदा कमाएगा कि नुकसान? आप कहोगे सर फायदा होगा उसको, यानी कि प्रॉफिट कमाएगा वो, ठीक है ना। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको दोस्तों? प्रॉफिट हुआ उसको कितना? 180 रुपए का। प्रॉफिट कितना हुआ? 180 रुपए का। 180 रुपए का। तो जो ये प्रॉफिट 180 रुपए का हुआ, तो ये कितने रुपए पर हुआ? ये क्रय मूल्य पर हुआ। और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 750। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य को ही बेस वैल्यू मानकर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य है हमारा 750 रुपए। तो 750 रुपए पर 180 रुपए का फायदा। 100 पर कितना? 100 पर कितना? तो इतने परसेंट का फायदा हुआ दोस्तों। ये क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा यहाँ पे? प्रॉफिट परसेंट होगा भाई, 0 से 0 काट दो, 25 तिये 75, 25 का 100, 3 से काट दो, 3 छंग 18, 6 चौक 24%। यानी कि उस आदमी को टोटल 24% का फायदा हुआ एक शर्ट बेचने पर, ठीक है ना। एक शर्ट बेचने पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई सामान हमने 70 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए में बेच दिया? 70 रुपए में, और मैं अब पूछ लूं कि बताओ कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, आप कहोगे हम फायदा या नुकसान तब तक नहीं बता सकते जब तक उस वस्तु का हमारे पास क्रय मूल्य नहीं होगा, ठीक है ना। कोई सामान अगर हम 70 रुपए का बेचते हैं तो हमें नहीं पता चलने का फायदा होगा कि नुकसान होगा। लेकिन अगर मैं कहूं उस वस्तु को हम 60 रुपए की खरीद कर लाए, तो अब बताओ फायदा होगा कि नुकसान? अब कहोगे आप 10 रुपए का फायदा हुआ। यानी कि हम हमेशा किससे कैलकुलेट कर रहे हैं? किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य होने की वजह से ही हम बता पाए कि 10 रुपए का फायदा हुआ। इसलिए हमेशा कैलकुलेट क्रय मूल्य पर होता है, प्रॉफिट भी और लॉस भी, ठीक है। जब तक हमारे पास क्रय मूल्य ना हो, जब तक हमारे पास सीपी कॉस्ट प्राइस ना हो, तब तक हम ना तो प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते और ना ही लॉस को कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब दूसरी बात की ओर बढ़ते हैं। हम हमेशा क्रय मूल्य को 100% मानकर चलते हैं, 100%। कितना? 100% मानकर चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्रय मूल्य की, तो हमारा यहाँ पे जो क्रय मूल्य था वो दोस्तों कितना था? क्रय मूल्य था हमारा 750 रुपए। क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 750 रुपए। तो ये जो 750 रुपए है, ये हमारा पूरा 100% है। किसके बराबर है हमारा? ये हमारा 100% के बराबर है। हम हमेशा क्रय मूल्य को कितना मानते हैं? 100% मानकर चलते हैं, 100% मानकर चलते हैं। अगर हमारा क्रय मूल्य 750 रुपए है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो पूरा 100% होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, अगर मैं बात करूं किसकी दोस्तों? प्रॉफिट की, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? तो प्रॉफिट हुआ हमें कितना? 180 रुपए का। कितना का? 180 रुपए का, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ हमें 180 रुपए, जबकि परसेंटेज में जो प्रॉफिट हुआ हमें वो कितना हुआ दोस्तों? वो हुआ 24%। कितना? 24%। तो 24% का प्रॉफिट हुआ। तो फिर ये बताओ आप, हमारा जो ये एसपी बनेगा ये कितना बनेगा? तो एसपी दोस्तों, एसपी कितना था? 930 रुपए। कितना? 930 रुपए। तो विक्रय मूल्य है 930 रुपए। लेकिन 100% अगर हमारा क्रय मूल्य है और हमने 24%, 24% अगर हमने प्रॉफिट कमाया, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने उस वस्तु को 124% में बेच दी। यानी कि 124%। ये क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, देखिए अब दूसरी चीज पर फोकस करते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी कि हमेशा क्रय मूल्य 100% मानकर चलते हैं हम, और
टोटल जो हमारा एसपी बनेगा वो कितना बनेगा, 124% बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज समझने का प्रयास करें दोस्तों। अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में यहां तक पूरे मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूं कि अगर हमारे पूरे मैथमेटिक्स में हमारे पास रेशियो है और साथ में डाटा भी है और क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंटेज में आंसर कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा या कितना परसेंटेज लॉस होगा, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में डाटा भी है और रेशियो भी है तो हम केवल रेशियो पर काम करेंगे न कि डाटा पर। तो डाटा को दोस्तों हम इग्नोर करते हैं, हमेशा डाटा का रेशियो बनाते हैं अगर आंसर परसेंटेज में चाहिए तो, ठीक है ना। तो यही जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को अगर हमारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कितना परसेंट फायदा हुआ, है ना, कितना परसेंट फायदा हुआ, ठीक है ना। तो हमें डाटा पे काम नहीं करना था, हमें केवल रेशियो पे काम करना था। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें क्या बनाना था दोस्तों, यहाँ पे रेशियो बनाना था, ठीक है ना। देखिए सीपी दिया हुआ था यहाँ पे 750 रुपए और एसपी कितना दिया हुआ था 930 रुपए। ये अगर 750 रुपए है, ये अगर 750 रुपए है और एसपी हमारा अगर 930 रुपए है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें इसका केवल और केवल रेशियो निकालना था। अगर हमें केवल और केवल परसेंटेज में आंसर चाहिए कि कितना परसेंटेज हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, कितना परसेंटेज हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो बनाने के लिए 0 से 0 काट दोगे और 3 से काट दोगे ये 25 बार और 3 से काट दोगे दोस्तों ये कितनी बार, ये काट दोगे आप 31 बार, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो आया दोस्तों वो कितना आया, 25:31 आया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी सामान को आप 25 रुपए में खरीद के लाए और उसी सामान को आप कितने में बेचते हो, अब 31 रुपए में बेचते हो, तो इस बात का मतलब यह हुआ कि आपको पूरे सौदे पर फायदा हुआ। तो फायदा दोस्तों कितने का हुआ, फायदा आपको हुआ 6 रुपए का। कितने का दोस्तों, 6 रुपए का। अगर आप किसी सामान को 25 रुपए में खरीदते हो, 31 रुपए में बेचते हो दोस्तों, तो फायदा होगा कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल हमें फायदा हुआ। कितने का हुआ, 6 रुपए का फायदा हुआ। ये फायदा किस पर होगा दोस्तों, ये फायदा हमेशा क्रय मूल्य को बेस वैल्यू बनाकर होता है, यानी कि फायदा कैलकुलेट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो फायदा कितने पर हुआ मेरे भाई, फायदा हुआ हमें 25 रुपए पर। तो 25 रुपए पर 6 का फायदा, तो दोस्तों 100 पर कितना, 100 पर कितना, आप कहोगे सर 24% का फायदा। कितना, 24% का फायदा। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो बस मैं आपको एक छोटी सी बात यही बताना चाहता था कि अगर आंसर, फाइनल आंसर अगर परसेंटेज में पूछता है तो हम हमेशा रेशियो पे वर्क करते हैं, न कि डाटा पे वर्क करते हैं। क्लियर हुई बात यहां पे, ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। केवल इसका मकसद केवल इतना ही होता है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए अगर मैं ये कहूं कि ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी, देखिए दूसरा एग्जांपल समझिए। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक आदमी ने कितने की खरीदी कोई वस्तु, एक आदमी ने, मान के चलिए कि एक आदमी ने कोई वस्तु 1440 रुपए की खरीद ली। कितने की खरीद ली मेरे भाई, 1440 रुपए की खरीद ली, ठीक है ना, 1440 रुपए की। अब उस वस्तु को खरीदकर वो बेचेगा भी, सीधी सी बात है, कुछ दिन यूज करेगा और फिर उसको बेच देगा। ये तो आदमी की फितरत होती है कि नहीं है। तो एक आदमी ने कोई वस्तु 1440 रुपए की खरीदी और अब उसको यूज करने के बाद उस वस्तु को अगर वो कितने की बेच दे, वो बेच दे 740, वो बेच दे, चलो 840 मान लेते कि वो बेच दे कितने की, 840 रुपए की। वो बेच दे कितने की दोस्तों, 840 रुपए की। तो आप मुझे ये बताओ, अगर वो आदमी उस वस्तु को 1440 रुपए की खरीद के लाया और 840 रुपए में बेचेगा तो उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा, पहले तो ये बताओ आप। तो सबसे पहले देखते ही पता लगा कि यार एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है, तो इसका मतलब आदमी को तो नुकसान होगा। तो कितना नुकसान होगा, तो नुकसान परसेंटेज में बताना है। अगर नुकसान को परसेंटेज में बताना है तो इसका मतलब होगा कि हम डाटा पे काम ना करके हम रेशियो पे काम करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। किस पे काम करेंगे, रेशियो पे काम करेंगे। तो 0 से 0 काट लो
और 12 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 12 बार, और ये कितने बार कटेगा, 7 बार। तो 12 सत्ते 84, यानी कि रेशियो कितना है मेरे भाई, 12:7 का रेशियो आया। तो इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो आया तो वो कितना है मेरे भाई, 12:7 का रेशियो आया। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी किसी वस्तु को 12 रुपए में खरीदता है और उसको 7 रुपए में बेचता है तो इसका मतलब होगा उस आदमी को लॉस हुआ, यानी कि नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, उस आदमी को नुकसान हुआ मेरे भाई कितने का, 5 रुपए का। ठीक है ना, कितने का, 5 रुपए का। ठीक है, उसको लॉस कितना हुआ, 5 रुपए का। तो अभी तो बताया था दोस्तों कि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा क्रय मूल्य को बेस वैल्यू मानकर ही कैलकुलेट करते हैं। किसको, क्रय मूल्य को। तो 5 रुपए का जो नुकसान हुआ मेरे दोस्त वो कितने पर हुआ, वो 12 रुपए पर हुआ। कितने रुपए पर, 12 रुपए पर। तो 12 रुपए पर 5 का लॉस हुआ मेरे भाई। तो ये बताना है 100 पर कितना होगा, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि 1/12 का जो मतलब होता है वो 8 सही 1/3% होता है। लेकिन ये तो 5 गुना हुआ दोस्तों, तो 8 सही 1/3 का 5 गुना करोगे तो 8 पंजे 40 और 5/3 तो कितना हुआ दोस्तों, 41 सही 2/3% होगा। 41 सही 2/3% को आप 41.66% भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग। क्लियर हुई बात। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे सॉल्व करो जैसे मैंने आपको बताया कि 1/12 का मतलब होता है परसेंटेज वैल्यू 8 सही 1/3%, है ना, और उसका 5 गुना कर दोगे तो 41.66, या फिर 100 की मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो कि भाई कितना परसेंट होगा। तो इसका आंसर होगा 41.66%, लगभग अप्रोक्सीमेट, या फिर 41 सही 2/3%। क्लियर हुई बात दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले पढ़ा सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, बस कॉस्ट प्राइस का मतलब छोटी सी चीज होती है कि जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीद के लाए बाजार से या मार्केट से, तो वही क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि किसी वस्तु को खरीदने में किया गया टोटल इन्वेस्टमेंट ही आपका क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है ना। मान के चलिए वस्तु की कीमत तो 100 रुपए थी, लेकिन उस वस्तु को किसी चीज में धर के तो लेके आओगे ना तो अपने घर पे, तो उसमें भी तो पैसा इन्वेस्ट करोगे कि नहीं। ठीक है ना। तो वो टोटल जो सीपी बनेगा, टोटल सीपी बनेगा, वो क्रय मूल्य बनेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, इसीलिए कहा गया था। ठीक है ना। और जो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों वो क्या होगा कि जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को बेचते हो तो वो आपका उस वस्तु का विक्रय मूल्य बनेगा। ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस कि 3 केस बने कि जब एसपी बड़ा होगा तो हमेशा दोस्तों प्रॉफिट होगा, और जब सीपी बड़ा होगा तो हमेशा दोस्तों लॉस होगा। और जब सीपी और एसपी दोनों ही एक समान हो जाते हैं तो इस बात का मतलब 0/सन्नाटा हो जाता है। कहने का मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस हो जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक आदमी ने अपनी किसी वस्तु को बेचकर उस पर 20% का फायदा कमाया, कितने का, 20% का, उस पर कितने परसेंट का फायदा कमाया, 20% का फायदा कमाया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप अच्छे से जानते हो कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1/5 होती है। 1/5 यानी कि 5 रुपए पर 1 रुपए का फायदा। इस बात का मतलब ये होगा कि नहीं होगा कि 5 रुपए पर 1 रुपए का फायदा। ठीक है ना। अगर 5 रुपए पर 1 रुपए का फायदा है दोस्त, तो इस बात का मतलब यह हुआ कि जो 5 रुपए है यही आपका क्रय मूल्य है, क्योंकि फायदा और नुकसान हमेशा हम क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि ये 5 रुपए दोस्तों क्या बनेगा, ये आपका क्रय मूल्य बनेगा, सीपी बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, कि 5 रुपए पर 1 रुपए का फायदा, तो 5 रुपए दोस्तों क्या बनेगा, ये आपका क्रय मूल्य बनेगा। और क्रय मूल्य में अगर आप प्रॉफिट को ऐड करते हो दोस्तों, वो विक्रय मूल्य बनेगा। वो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। तो ये जो आपका ये 1 रुपया है, ये क्या है दोस्तों, ये तो प्रॉफिट हुआ ना, ये क्या हुआ, ये तो प्रॉफिट हुआ ना। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप सीपी और एसपी का रेशियो बताओ, क्या बनेगा, सीपी और एसपी का रेशियो बनाओ,
बताओ क्या बनेगा। तो 5 रुपए अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य है, 5 रुपए अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य में अगर आप प्रॉफिट को जोड़ देते हो तो दोस्तों वो क्या बन जाता है, वो विक्रय मूल्य बन जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ये चीज हमने आपको बताई कि अगर 5 रुपए की कोई चीज खरीदते हो तो उस पर 1 रुपए का फायदा कमाते हो, तो इस बात का मतलब हुआ कि 6 रुपए आपका विक्रय मूल्य बनेगा। क्लियर हुई बात यहां पे, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि 20% का मुझे नुकसान हुआ, कितने परसेंट का, 20% का मुझे नुकसान हुआ, 20% का क्या हुआ, नुकसान यानी कि लॉस हुआ, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो 1/5 बनेगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 5 रुपए पर 1 का लॉस, 5 रुपए पर 1 का लॉस। और हम ये बात जानते हैं कि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा कैलकुलेट करते हैं किस पर, हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ये 5 रुपए होगा ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका सीपी होगा, यानी कि क्रय मूल्य होगा। और ये 1 रुपया क्या होगा, ये 1 रुपया क्या होगा दोस्तों, ये आपका लॉस होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, आप कहोगे सर कि सीपी और एसपी का रेशियो बनाना बड़ा आसान हुआ कि अगर 5 रुपए आपका क्रय मूल्य है तो 5 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि 5 रुपए की कोई चीज अगर 1 रुपए के लॉस पर बेचते हो तो इस बात का मतलब यह हुआ कि उसको आपने 4 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब 5:4 का रेशियो हुआ। दोस्तों ये चीज समझाने का मकसद मेरा केवल यही था कि ताकि आप परसेंटेज से सीपी और एसपी का क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है ना, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल पाओ। क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या तो वो फ्रैक्शन से करते हैं या फिर परसेंटेज से डायरेक्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज के क्वेश्चन भी या तो हम डायरेक्ट परसेंटेज से करेंगे या फिर फ्रैक्शन बनाकर करेंगे। क्लियर हुई बात यहां पे, ठीक है ना दोस्तों। तो जो ये अर्थमेटिक शुरू किया गया, आज की जो क्लास हमारी पहली अर्थमेटिक यानी कि प्रॉफिट लॉस की आई, परसेंटेज तो चल ही रहा है पिंटू सर के द्वारा, है ना, तो इसीलिए प्रॉफिट लॉस केवल इसलिए चलाया गया ताकि पेपर नजदीक है लेखपाल का और वहां पर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आना ही आना है, ताकि कंसेप्ट तो कम से कम बच्चों के क्लियर हो। केवल कंसेप्ट के साथ साथ नहीं, हम साथ में क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको मेंसुरेशन की भी वीडियो मिलेगी और आपको अर्थमेटिक की भी वीडियो मिलेगी। अर्थमेटिक में मैं प्रॉफिट लॉस को लेकर आया हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इससे आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चनों के साथ ही, ठीक है ना। अगली जो वीडियो होगी हमारी प्रॉफिट लॉस की, उसमें हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल तक जाएंगे, क्योंकि मॉडरेट लेवल तक ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन भी आएंगे और मॉडरेट क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना। दोनों ही तरह के, दोनों ही टाइप के सिक्वेंस बाय सिक्वेंस चलेंगे, एकदम से इस तरीके से नहीं कि बड़े बड़े सवाल मैं आपके सामने ले आऊं और वो फिर तुम पे बिल्कुल भी ना हो, आप बिल्कुल बोर हो जाओ, है ना। तो धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल 0 टू टॉप लेवल तक, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का अंत अब यहीं पे समाप्त करता हूं मैं इस वीडियो को, ताकि और लंबी ना वीडियो बन सके। बाकी जो क्लास होगी, वो जो भी चीज हमें पढ़ना होगा वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए नमस्कार, इंतजार करिए और मैं आपका प्रतीक्षा करता हूं और आप मेरा प्रतीक्षा करें, ठीक है। जय हो।